नमस्कार, मैं हूं प्रभा ललित सिंह और आप देख रहे हैं देशोन्नति की विशेष पेशकश पावर टॉक विद प्रभा। सवालों से सच तक। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। एक धारदार व्यक्तित्व, एक शानदार वक्ता आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल नोडे पाटिल जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अतुल जी, लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस पार्टी की थी। 6-7 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा में आप लोग मुंह के बल गिर गए? मुंह के बल गिर गए ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि 5 महीने में मैंडेट चेंज होता नहीं है, ये आज तक का इतिहास है। 1999 से लेकर 2004, 9, 14, 19 सारे अगर चुनाव आप देखोगे, विशेष बदलाव पब्लिक ओपिनियन में होता नहीं है। ये दिस पीपल एट्रीब्यूट दिस विन टू द स्कीम लाडली बहना, उस पर भी विश्वास नहीं है हमें, क्योंकि चुनाव के बाद 5 बजे के बाद जो 76 लाख वोट बढ़े हैं, इसका कोई जवाब आज तक चुनाव आयोग ने हमें दिया नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुनाव के महाराष्ट्र के उन्होंने भी नहीं दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त उन्होंने भी नहीं दिया, आज तक दिया नहीं है। जब फॉर्म अपलोड होते हैं वेबसाइट पर, उसमें फॉर्म नंबर 17 हमारे पास होता है हर बूथ का, और फॉर्म 20 चुनाव आयोग को अपलोड करना होता है। वो उन्होंने किया नहीं, जिसके जवाब हमारे जो है आज तक दिए नहीं। एक ही हॉस्टल में 7,000 वोट रजिस्टर हुए हैं। जो वोट पड़ा है, हमने फिर गवर्नमेंट के फैमिली हेल्थ सर्वे जो डिपार्टमेंट है वहाँ के आंकड़े लिए। उस आंकड़ों में आपको हंसी आएगी कि 18 साल के ऊपर के जो वोटर है, वो वोटर होते हैं, उसके नीचे तो होते नहीं है। उसकी पॉपुलेशन और जो वोट हुआ है उसमें 16 लाख का अंतर है। तो गड़बड़ झाला करके चुनाव ये लोग जीते हैं, हरियाणा में भी जीते हैं। अतुल जी, आप गड़बड़ झाले का आरोप लगा रहे हैं और उसके पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस तरह के वर्डिक्ट सामने आए थे, जहां पर आप लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। अगर गड़बड़ बीजेपी को करनी ही थी तो बहुत ही जो हॉट सीट इंडिया की मानी गई, वो वहां पे भी कर सकते थे। वो लोग अयोध्या की सीट हारे हैं। स्मृति ईरानी का अपने आप में हार जाना एक बहुत बड़ी बात थी। नवनीत राणा का हार जाना अपने आप में बहुत बड़ी, ये बहुत विनिंग सिचुएशन वाले सीट इनके माने जा रहे थे, बट यहाँ पे भी उन्होंने लॉसेस झेले। अगर गड़बड़ी का स्कोप उनके पास था तो उन्होंने खुद की पार्टी के खुद के लोगों को क्यों नहीं बचा? देखिए, 2 चीज का अंतर आप समझिए। भगवान राम का जो मंदिर है, उसका उद्घाटन हुआ था जनवरी में, और उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई थे। वो 400 की बात करते थे, संविधान के बदलाव की बात करते थे। 5 लोग हैं जिन्होंने कहा संविधान के बदलाव की बात। और ये आज की नहीं, 1994 से लेकर राजेंद्र सिंह से लेकर आरएसएस के जो सरसंघ चालक थे, वहाँ से लेकर आज तक सबने संविधान के बदलाव की बात की थी। वहाँ लोगों ने 400 में से जीएसटी काट के 240 दे दिए। उसके बाद जो बदलाव आए हैं, मुझे एक बात बताइए कि 5 चुनाव का हमने स्टडी किया, कोई भी चुनाव में ऐसा हुआ नहीं है कि लोकसभा में जितने वोट बढ़े 5 साल में, 5 महीने में नहीं बढ़े उतने। अब कैसे बढ़ गए? मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ, केवल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ कि आपका फैमिली सर्वे कहता है कि 18 साल के ऊपर के पॉपुलेशन जो है, वोटर जो है, वो 9 करोड़ 64 लाख है, और वोटिंग होता है 9 करोड़ 54 लाख, और वोटिंग होता है 9 करोड़ 70 लाख, यानी 100% के ऊपर वोटिंग हो गया। इतने वोटर लिस्ट कैसे दिखाते हैं? 100% के ऊपर वोटर लिस्ट हो गई। चलिए, एक ये बात रही है। दूसरी बात ये रही है कि आपने जब 5 बजे बंद हुआ तो 58.14% का आंकड़ा आया था। अब सारा टेक्नो सेवी है, हमारे प्रधानमंत्री तो एआई को आई बोलते हैं, ये बात और है, लेकिन उनका खुद का अपना दावा है कि हम टेक सेवी हो गए हैं, हमने टेक्नोलॉजी के पास लोगों को लाया है, लोगों को टेक्नोलॉजी से इम्बाइब किया है। तो फिर आपको इतना टाइम 3 बार उन्होंने फिगर अपडेट किया और करीब करीब 8.24% तक का वोट बढ़ा है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक बार जब वोटिंग बंद होता है, वोटिंग का टाइम खत्म होता है, तो जो लोग प्रीमाइसेस में होते हैं उन्हें चिढ़ दी जाती है। कितने होते हैं? 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं। जो आरोप आप 1 लाख, सुनिए ना, 1 लाख वोट में, 1 लाख बूथ में कितने वोट बढ़ने चाहिए? 8 लाख, 10 लाख। ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। मुझे मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मुझे इस सवाल का आप जवाब दीजिए अतुल जी, कि जन समर्थन के आपके पास है। कई स्टेट ऐसे हैं पूरे पैन इंडिया, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, कांग्रेस का अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म है। देखो, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है, ये आप चुनाव के नतीजों से बात कर रहे हैं।
एक भी गांव ऐसा बता दीजिए जहां पर कांग्रेस का झंडा नहीं है। सर, झंडा और सुनिए डंडा ना। उठा लेने से तो समस्याओं का नहीं, समाधान नहीं ऐसा होगा। नहीं है। अगर आपको जन समर्थन मिला होता तो आपकी सीट शॉर्ट निकल के आती। ऐसा है कि फिर 1989 तक बीजेपी ने 3 बार पार्टी बदली है। मुक्त जो है खुद 3 बार मुक्त हो चुके थे वो। कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हुई है। 2 सीटों पे थे वो, थे ना वो। आज भी बीजेपी राष्ट्रीय प्रादेशिक पार्टी है उत्तर की, दक्षिण में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस इकलौती पार्टी ऐसी है जो विचारधारा के तहत, और पूरे देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। चुनाव के नतीजे से किसी पार्टी के अस्तित्व की अगर आप बात करोगे तो ये केवल एक नरेटिव है, ये एक नरेशन है बीजेपी का कि कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि बीजेपी मुक्त भारत 2-3 बार हो चुका है। नहीं, जिस तरह की आइडियोलॉजी को आप लोग फॉलो करते हैं, गांधी के विचारों को, तो क्या वाकई में आपकी पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी विचारधारा को प्रॉपर तरीके से नई जनरेशन के पास भी स्प्रेड आउट कर पा रही है? आज भी मोदी जी को हमारी बात करनी पड़ती है। बहुत चुनाव जीते आपका कहना है। आज भी राहुल जी रोजगार देते हैं सबको। राहुल जी ने कुछ स्टेटमेंट देने के बाद 8-8, 10-10 मंत्री जो है वो मैदान में खड़े हो जाते हैं। आज भी कांग्रेस के बिना मोदी जी का एक भी भाषण होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कांग्रेस इस देश की सच्चाई है। प्रभा जी, इस देश का संविधान जो है, इस देश के संविधान ने आपको अधिकार दिया है, महिलाओं को अधिकार दिया पहली बार। इसके पहले महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। कांग्रेस के स्वाधीनता संग्राम ने महिलाओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को, मजदूरों को एक प्लेटफॉर्म दिया, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, और उन्हें अपने अस्तित्व की पहचान दिलाई है। ये क्लेम कांग्रेस पार्टी करती है, बट बीजेपी का कहना है कि वो सनातन लेगेसी को फॉलो करने वाले लोग हैं और वो उस देश की आइडियोलॉजी को मान रहे हैं जहां पे यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का प्रावधान था। और तो फिर योगी जी ने ऐसा क्यों कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर रेप करो? तो फिर आपके आइडियोलॉग जो है सावरकर, वो कहते हैं कि सद्गुण विकृति थे छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि शत्रुओं के महिलाओं को ससम्मान वापस भेजते थे। हमारे मराठी में साड़ी चोली कहते हैं। साड़ी और ब्लाउज पीस देकर महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उसमें बैंगल्स वगैरह देकर, और बेटी की तरह उनकी विदाई होती थी। किसी शत्रु की महिला पर कभी अपमानित काम जो है वो शिवाजी महाराज के सैनिकों ने नहीं किया, जिसे सावरकर जी ने सद्गुण विकृति कहा है। इनकी इस आरएसएस में जब प्रेशर आया तब एक महिला विंग है जिसका अस्तित्व सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन कभी सरसंचालक महिला जो है वो कभी बनी नहीं है, कभी दलित नहीं बना है, कभी आदिवासी नहीं बना है, जिन्हें ये वनवासी कहते हैं। वनवासी कहने का मतलब क्या होता है पता है आपको? वनवासी कहने का मतलब ये होता है कि आपका वन पे अधिकार नहीं, आप वन में रहते हो। आदिवासी का मतलब होता है आपका वन है और वन में आप रहते हो, आदिम हो वहां के आप, पहला हक आपका है। तो उनकी जो फिलॉसफी है वो इस देश के संविधान के साथ नहीं जाती है और सनातन के साथ भी नहीं जाती है, क्योंकि सनातन में हम शंकर पार्वती कहते हैं। शंकर जी पार्वती के बिना अधूरे हैं, कृष्ण राधे के बिना अधूरे हैं, और राम भी सिया के बिना अधूरे। सिया के राम कहते हैं हम, ये श्री राम कह के लोगों को डराते हैं। तो जिस सनातन में आदि शक्ति आदि माया को कहा गया है, माँ का स्वरूप दिया है, उसके प्रति इनकी क्या सोच है? ब्रजभूषण शरण सिंह को ये लोग सजा नहीं दिलवा पाए। 1000 महिलाओं का शोषण किया है वो व्यक्ति ने, 1000 महिलाओं का। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये साक्षी मलिक। सुनिए, जिन महिलाओं ने, एक बात, जिन महिलाओं ने इस देश में देश को सम्मान दिलाया, महिलाएं कुश्ती में जाती थी, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक, उनको रास्ते पे घसीटा गया, वो भी दिल्ली में, मेरे संसद के सामने। जो संसद ये आश्वासन दिलाती है, विश्वास दिलाती है कि ये समानता से रहेगी। चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। लेकिन बेदाग तो आपका दामन भी नहीं है। वाल ये हमारी चर्चा का विषय नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस आते हैं। देखिए, आपने बेदाग दामन की बात की, उसे मैं पहले स्पष्ट कर दूं जी। बेदाग दामन है या नहीं है ये विचारधारा तय करती है। किसी व्यक्ति ने हमारे पार्टी में रहकर कुछ गलत किया होगा तो वो पार्टी का विचार ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको ये कह दिया, इनकी विचारधारा वो है, सेम चीज। मेरी विचारधारा वो नहीं है। मेरे पार्टी का कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। सर, बीजेपी वाले भी क्लेम करते हैं कि उनकी विचारधारा है सर्वे चलो, भ्रष्टाचार के आरोप हुए, कितने लोगों ने इस्तीफे दिए? भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। राम के आदर्शों का राज्य वो लोग बना रहे हैं जहां पे हर व्यक्ति तो रोज सीता अपमानित हो रही है, उसका क्या हो रहा है? बीएचयू में रेप हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में 23 लड़कों ने एक महिला का 6 दिन तक बलात्कार किया। ब्रजभूषण शरण सिंह घूम रहा है। कुलदीप सेंगर ने क्या किया है? बालेश धनखड़ ने तो ऑस्ट्रेलिया में जाके झंडे गाड़े हैं। 5 महिलाओं का बलात्कार किया, जिसको 40 साल की सजा दी। मेरे यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह शरण घूम रहा है, उसके बेटे को टिकट दिलाई है। कहना बात यही है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देश विकसित होता है। धरातल पर क्या है? मेरे पार्टी में अगर कोई बंदा ऐसा कर देना
दूसरे क्षण में वो पार्टी में नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए कि जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की आप लोग बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से मैं सिर्फ 3 सीवियर मुद्दे के पे ऊपर आपसे प्रश्न पूछती हूँ। स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा, महिला सशक्तिकरण, चौथा मुद्दा भी जोड़ लेते हैं। इन चारों पहलुओं पे आप इंडिविजुअली आपकी पार्टी का क्या क्या भूमिका है? बहुत मेरे अभिमान की बात कही दी आपने। मेरे पार्टी ने जो किया है दुनिया में किसी ने नहीं किया है। मेरे पार्टी ने पहली देश की मुखिया जो है वो महिला दी है, स्वर्गीय इंदिरा जी, और वो नेहरू जी के बाद नहीं बनी थी, संघर्ष करके बनी वो। तो सेम चीज बीजेपी भी क्लेम कर सकती है कि पहली राष्ट्रपति उन्होंने दी है द्रौपदी मुर्मू के रूप में। नहीं, प्रतिभा पाटिल हमने दी है। थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको, तो हमने पहली महिला दी है जो संघर्ष करके बनी है। पार्टी के अंदर भी संघर्ष किया उन्होंने, पार्टी के बाहर भी संघर्ष किया, वो कांग्रेस ने दी है। दूसरे, राजीव गांधी जब बने थे उन्होंने एक तिहाई महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण दिया। 1991 में फाइटर प्लेन चला सकती है, आरक्षण जो है महिलाओं को, वो मिलिट्री में उनको एंट्री मिली। 1993 में महाराष्ट्र में जब शरद पवार जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब महिलाओं के लिए एक ऐसा धोरण लाया है जिसमें महिलाओं को संपत्ति का बराबर का अधिकार दिया है, जो देश में भी दिया है। 2012 में हमने उस आरक्षण को 50% तक लाया। आप आज नागपुर में बैठी हो, आप नागपुर के, महाराष्ट्र के आप नियम देख लो क्या है। और वो बिल भी लाया था हमने राज्यसभा में, उसको केवल पास करना था। इन्होंने केवल दिखाने के लिए नारी वंदना जो है, जो कहने में कुछ और है और धरातल पे कुछ और है, ये जो स्थिति है ये तो ये बिल से दिखती है। ये बिल कहता है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा, 2039 के पहले महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। जबकि राज्यसभा का बिल कोई मरता नहीं है। 2010 में राज्यसभा में बिल था, इसी 545 में 183 सीटें जो है करीब करीब महिलाओं को मिल जाती है, उस बिल को सिर्फ पास करना था, उसको हटा के ये बिल लाया है। तो ये दिखावे की चीजें इन्होंने की है, हमने नहीं की है। धरातल पे हमने काम किया है, धरातल पे काम किया है हमने आरक्षण को इस धरातल में लागू किया है, जिसके खिलाफत ये लोग हरदम करते रहे। ये मेरिट की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि मैं मराठी में पढ़ा हूँ, कोई अंग्रेजी में पढ़ा है, मेरा सिलेबस अलग है, अंग्रेजी का सीबीएसई का सिलेबस अलग है। अब कोई एग्जाम लोगे और सीबीएसई के सिलेबस पे एग्जाम लोगे तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्टेट बोर्ड का पढ़ाई किया है। ये इनका मेरिट का कंसेप्ट है। अब जब मराठी वाला सिलेबस पेपर निकालेगा तो अब सीबीएसई वाला फेल हो जाएगा। तो ये इनका मेरिट का कंसेप्ट है। जो विकास की प्रक्रिया में केवल जाति व्यवस्था की वजह से और हमारे परंपराओं की वजह से पीछे रह गए थे, उन्हें संविधान बराबरी में लाने का अधिकार देता है। 1955 आते आते जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था हिंदू कोड बिल का, जो आप जैसी महिलाओं के लिए है, वो लागू हो चुका था। इस देश में तो महिलाओं को 7 जन्म के बनाकर, वही यत्र क्या वो आपका कहते हैं संस्कृत में, तो वही था, लेकिन वो तो खूंटे से बंधी हुई थी। उसे डिवोर्स का अधिकार 1955 में, दैट इज हिंदू कोड बिल, उसे बच्चा अडॉप्ट करने का, अडॉप्ट जाने का अधिकार जो है वो हिंदू कोड बिल मिला है, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था सवर्ण महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए। हिंदू कोड बिल पूरा ये था। ये तो ये सारी चीजें हमने की है। ये प्रीवियस आप बात करते हैं, हम वर्तमान परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में आप बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा क्या स्टैंड लिया जा रहा है इन तमाम सेगमेंट्स में, और अगर लिया जा रहा है फिजिकली तो फिर क्यों जन समर्थन आपको नहीं मिल रहा है? आपको क्या लगता है कि शीर्ष नेतृत्व में जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बिल्ट होनी चाहिए वो कहीं लैकिंग है आपकी पार्टी में? मेरे ख्याल से हम लोगों को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहे हैं। इसकी 2 वजह है। एक वजह है सारी संस्थाओं पे कब्जा जो है इन्होंने जमा लिया है। सोशल मीडिया पे कोई हमारा वीडियो आगे जा नहीं पाता है, चाहे वो फेसबुक रहे, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, सारी चीज़ों में, सारी संस्थाओं पे इनका कंट्रोल है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि कैटास्ट्रोफिक रहेगा नोटबंदी, साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हाफ बेक्ड है, जीएसटी गलत है, ये इसको पूरी तरह से व्यवस्थित करना चाहिए। सुना नहीं किसी ने, तब भी उनका हंसी मजाक उड़ाया गया, इसी पैसा खर्चा कर ये सारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर, वो भी सही निकला। मंझोले और छोटे उद्योग दोनों डिसीजन में ख़त्म हो गए। जब कोविड आया था तो आपको याद होगा, फ्लाइट चढ़ते चढ़ते उन्होंने कहा था कि सुनामी आने वाली है, आर्थिक सुनामी आई, कई लोग बर्बाद हो गए, आज भी लोग उठ नहीं पा रहे। मैं एक आपको सच्चाई से ज्ञात करा दूं, अभी 67% जनता ऐसी है जो अपने 1 लाख तक का लोन पेड नहीं कर पा रही है। 50% लोगों ने गोल्ड लोन लिया है, जिसमें कि 30% लोग जो है वो अपना गोल्ड वापस छुड़वा नहीं पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप लोगों को भी अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजीज को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है? हमारे पास एक सच्चा नेता है, इंटरनल स्ट्रैटेजीज को जरूर हमको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, हमको लोगों तक बहुत ताकत से जाना पड़ेगा। जो जहाँ इनका कंट्रोल है उस कंट्रोल को पार करते हुए
हमें कड़ी परीक्षा जो है वो देनी पड़ेगी, लेकिन इस देश की सच्चाई, इस देश का संविधान और कांग्रेस की विचारधारा ही है, ये तो अब सिद्ध हो गया है। अतुल जी, मुझे एक और बात आपसे पूछनी है कि इतनी एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली पार्टी ऑल ऑफ सडन जिस तरीके का डाउनफॉल हम वर्तमान में देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं आप लोगों ने भी अपनी आस्तीन में ही सांप तो नहीं पाल के रखे हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी स्थिति, और कई बार आपकी पार्टी से निकल के लोग अलग अलग पार्टियों का हिस्सा बनते हैं। वो तो राहुल जी ने कह ही दिया ना, राहुल जी ने कह ही दिया कि क्या बात है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आप बड़े नेताओं की बात छोड़ दिए, मुझ जैसे छोटे नेता के हाथ में सिर्फ 8 दिन के लिए सीबीआई ईडी दे दें, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उसको तो मैं अजय बिस्ट कहता हूँ, वो योगी है नहीं, और नरेंद्र मोदी, तीनों पार्टी में दिखाई देंगे कांग्रेस में। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। संस्था निर्माण की गई इस देश में गलत रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल भाजपा इस देश के विपक्ष को रोकने के लिए और देश के लोकतंत्र खत्म करने के लिए कर रहा है, यही अंतर है। और इसके अगर आप कहेंगे फिर आरोप, तो मैं तथ्य सामने रख दूं। हेमंत बिसाव शर्मा किसने कहा था करप्ट है? किसने आरोप लगाए थे? किसने सबूत रखे थे? हमारे यहाँ तो ठेके पे आरोप दिए जाते हैं। एक ठेकेदार है हमारे यहाँ जिसका नाम है किरीट सोमैया, उसने खुद कहा ये कि मुझे पार्टी ने कहा मुझे देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इसलिए मैंने आरोप किए। अब वो नारायण राणे से लेकर, प्रताप सरनाइक से लेकर, यशवंत जाधव से लेकर, अजीत पवार से लेकर सारे नेता जो है उनके पार्टी के पास है। तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ अभी? या तो आरोप गलत थे, या गलत कर रहे आप लोकतंत्र के साथ, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई नीति नहीं है। अतुल जी, आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो बहुत लंबा चलेगा। आरोप प्रत्यारोप में एक भी आरोप नहीं किया, मैंने तथ्यों के साथ बात की है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इंटरनल पार्टी के वैल्यूएशन पे हम आपकी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि देश की दिशा और दशा जो है वो निर्धारित हमारी युवा पीढ़ी करती है, तो युवाओं को लेकर आपकी पार्टी के पास फर्दर कोई प्लानिंग है? युवा नेताओं को आप लोग अकोमोडेट करेंगे, या नई जनरेशन को कैसे अपनी विचारधारा को क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है? जो आप बार बार कह रहे हैं कि मीडिया बायस्ड है, तमाम सब लोग बायस्ड हैं और एजेंसीज पे बीजेपी का कंट्रोल है, तो आपको नहीं लगता कि युवाओं के लिए भी आपके पास कोई एक सेपरेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर अगर पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के 3 आइकन हैं। एक है प्रभु राम, दूसरे शिव जी, और तीसरे एक मानव रूप में जिनको हमने देखा है, भगवान जैसा मानते हैं महाराष्ट्र में, देश में भी मानते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज। एक का शस्त्र था त्रिशूल, एक धनुर्धारी था, और एक थे तलवार लेकर। आज ये तीनों अगर रहते तो युवाओं को यही कहते कि आज का शस्त्र है कलम, और आगे बढ़ने का जरिया है विज्ञान, गणित, भाषा। ये 3 चीज़ें जो, ये 3 शस्त्र जो है, क्या हासिल क्या करना है? शस्त्र क्या होता तो कलम होती, और हासिल क्या करना है तो ये ज्ञान होता। आज चाइना कहती है कि एआई के टॉप मोस्ट ब्रेन इंजीनियर्स, एक फुटबॉल का स्टेडियम अगर भरना होगा तो मैं भर देता हूं। जिस भारत ने सिलिकॉन वैली को भर दिया था, वो भारत आज ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस नहीं। ये एसोचैम का रिपोर्ट है, अगेन बोलोगे आप आरोप करते हैं, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। एसोचैम का रिपोर्ट है कि जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्रियां है उसमें के 83% इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज नहीं रखने वाले हैं। कैसा भारत कर रहे हैं हम जय श्री राम के नारे से लोगों को डराएंगे? हम शिवजी के नाम से लोगों को डराएंगे? आपके पास क्या स्ट्रेटेजीज हैं कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो? आपकी पार्टी आदर्श समाज हो नहीं सकता। पुलिस राम के जमाने में भी थी, हमारे जमाने में भी है, खुफिया एजेंसी तब भी थी, अब भी है, लेकिन आदर्श स्थिति तक पहुंचने का प्रयास जो है वो हो सकता है। तो कैसे? तो हम समानता से बात करें, हमारा संविधान कहते हैं समानता से, कि अगर प्रभा ललित सिंह एक अच्छी साहित्यकार है, एक अच्छी एंकर है, एक अच्छे विचार, तो उनको वो मौका मिलना चाहिए समानता से। ऐसा नहीं है कि वो महिला है इसलिए किसी उनके ललित जी को मिल जाए, प्रभा जी को नहीं मिले। ये असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारा समाज जो है वो जातियों में विभाजित है, ये सच्चाई है, इसे एजुकेशन भी दूर नहीं कर पाया है। आप मैट्रिमोनियल में देखिए, हमारे मराठी में कहते हैं पोरगी गोरी पाहिजे, सुंदर पाहिजे, शिकलेली पाहिजे, छान्नो गोळी पाहिजे, ब्राह्मण पाहिजे, ब्राह्मण में भी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण चाहिए, या फिर क्या वो होता है कोकणस्थ ब्राह्मण चाहिए, ऐसा लिखता है। क्या समाज बनाया हमने? हम अर्जित गुणों के से ज़्यादा जो हमको जन्म से मिला है उससे ज़्यादा महत्व आज भी दे रहे विज्ञान के युग में। जो जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना हमारा अहम एम होना चाहिए।
क्योंकि हमें अगर वर्ल्ड पावर बनना है, अब वो लोग ड्रोन्स बना रहे, इलेक्ट्रिक मोटर्स बना रहे। आपने शायद राहुल जी का भाषण सुना होगा। मेरी पूरी गारंटी, मैंने राहुल जी को पूछा था कि भैया, आई कॉल हिम भैया, भैया कैन यू प्लीज टेल मी वेदर मोदी जी कुड एबल टू अंडरस्टैंड योर स्पीच। तो ही जस्ट लाफ्ड, ही जस्ट स्माइल्ड, लाफ्ड भी नहीं, जोर से नहीं हंसे, स्माइल दे दिया उन्होंने। बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट द डेटा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द कंजम्पशन, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन। दिस ऑल टू थिंग्स इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड अमेरिका। और चाइना और अमेरिका वॉर में है और हम कहाँ हैं? हम झुके हुए हैं। कभी था हिंदुस्तान झुका हुआ? आप इंदिरा जी का छोड़ दीजिए, राजीव जी का छोड़ दीजिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण देता हूँ। CTBT आपको पता होगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, और NPT का हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर था साइन करने का, और हमारे ऊपर बैन आया था, हमको क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। डेवलप कर दिया हमने। ये स्पाइन था, स्पाइन, इसे स्पाइन कहते हैं, खो दिया हमने। स्वेरिंग इन को नहीं बुलाया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात छोड़िए, मेरे देश का प्रधानमंत्री, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री है। भारतवर्ष अपने सभ्यता से जाना जाता है, अपने मूल्यों के लिए जाना जाता है। उनको रिसीव करने के लिए ट्रंप आता नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये कोई विपक्ष में बैठा हूं इसलिए विरोध की बात नहीं है, ये मेरे देश के स्वाभिमान के आत्मभान की विषय है। तो ये क्या लाया है, इसका अगर किसी को सोचना है अपने अंतर्मन में, तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को सोचना है। क्योंकि ये बदलाव 2014 के बाद जो धर्मांधता इस देश में आई है, जो द्वेष, जो नफरत बढ़ा है, इसके दो अगर जिम्मेदार कोई है तो वो दो लोग हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मैं एकदम ओपनली कह रहा हूँ इस बात। अतुल जी, मुझे एक बात बताइए, अभी हाल ही में नागपुर में एक क्योस क्रिएट हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में, तो आपको क्या लगता है कि किसी पार्टी की एक सोची समझी साजिश थी, या फिर किसी एक स्थानीय मुद्दे से बात बहुत ज्यादा बढ़ गई? नहीं, सोची समझी चाल थी। 300 साल का इतिहास है इस शहर का। हमारी पूरी ज़िंदगी हमने इस शहर में गुजर बसर की, और जहाँ ये हुआ वहाँ मेरा बचपन गया है। मेरा नैनीहाल है, वहाँ पर गडकरी जी का घर है, वहाँ पर राजबाड़ा है। और नागपुर की खासियत आपको बता दूं मैं, एक मोमिनपुरा, हसनबाग या फिर जाफरनगर छोड़ दो आप, तो बाकी सब जगह हिंदू मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन है। आप आशीर्वाद नगर जाइए, आप महल में जाइए, भालदारपुरा जाइए, हंसापुरी जाइए, गंजीपेट जाइए, कोठी रोड जाइए, ये हिंदू मुस्लिम आसपास आजू बाजू में रहते हैं। और हमने कभी इस तरह का दंगा देखा नहीं है। अब मैं भी हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि किसी के धार्मिक प्रतीकों को अपमानित किया जाए, जलाया जाए। तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। बड़ा विषय था। औरंगजेब से किसी को मोहब्बत नहीं इस देश में, किसी को नहीं है। तो आपको क्या लगता है पुलिस की भी भूमिका इसमें निष्कलंक नहीं थी? ये तो अगर पुलिस ने जल्दी प्रवीण दत्त के नाम के वहाँ के विधायक है बीजेपी के मध्य नागपुर के, उन्होंने खुद पहला आरोप ये किया है। जब ये बात 11 बजे हुई थी, जब उन्होंने FIR लिखवाने के लिए आए थे, आपने इतना टाइम क्यों लगाया? जब सोशल मीडिया को आपने डाउन क्यों नहीं किया? सोशल मीडिया पे बात चल रही थी तो उसी बात को तभी क्यों नहीं रोका गया? नागपुर को इतिहास नहीं है प्रभा जी, कम्युनलिज्म का इतिहास नहीं। भले ही RSS का हेडक्वार्टर यहाँ है, लेकिन नागपुर को ये इतिहास नहीं है। वहाँ से हेडक्वार्टर 50 मीटर पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। बड़कस चौक नाम है उसका, अग्रसेन महाराज का पुतला है, वो गली में हेडक्वार्टर है। मोहितेवाड़ा था वो, पहली शाखा का नाम भी मोहिते शाखा है, तो वहीं पर है पास में। तो आपको क्या लगता है कि किस मंशा के साथ इस तरह के फायदा होता है ना? फायदा किसको होता है? जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है या कोई भी कम्युनल दंगा फसाद होती है तो फायदा किसको होता है? आज अगर मेरे देश के हिंदुओं को, आज के 21वीं सदी के 22वीं सदी में हम जाएंगे अभी 75 साल के बाद, उस सदी के लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमने औरंगजेब को ठोक दिया, हमने अफजल खान को ठोक दिया। वैसे तो उनको ठोक तभी दिया था, सुनिए ना जी। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश में असीम पोटेंशियल्स है, ताकत है आगे बढ़ने की, दुनिया को दिशा देने की। इस देश ने बुद्ध दिया है, इस देश ने महावीर दिया है। आपके पास एविडेंस कुछ है इस पूरी घटना को लेकर जो कियोस्क क्रिएट हुआ था, या फिर आप ये भी अजम्पशन? आपने मेरी जंग देखी है मूवी? अनिल कपूर की मूवी थी, उसमें कहते कि जिसके पास सबूत नहीं होता वो निर्दोष नहीं होता। क्या मैं सबूत नहीं खोजना चाहता? नहीं, मैं सबूत इसलिए नहीं खोजना चाहता। प्रखर वक्ता तो आप है, आप सिद्ध कर लेंगे, और वाकपटुता में तो आपको कोई चैलेंज कर नहीं सकता। वेल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर लेती हूं। नहीं, ये बात समझ लीजिए आप, मैं सबूत खोजूंगा नहीं। और सर फिल्मी डायलॉग्स, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम के नफरत पे अपनी राजनीति नहीं सजाना चाहता। मुझे राजनीति सजानी है भारतीयत्व पे। मुझे वो नफरत नहीं बढ़ानी है कि इसने दोष किया था, उसने दोष दिया था। और यही जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात की थी। इसलिए हम आज
एक महासत्ता की रेस वाले लोग हैं और पाकिस्तान ज़मीन में धंस गया है। यह अंतर आज के युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड पे अपना जल्दी से वर्डिक्ट मुझे दे दीजिए आप। देखिए, सुधार के खिलाफ कांग्रेस कभी नहीं थी। 2013 में हमने सुधार किए थे। उस सुधार के वक्त अडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली जी थे, और वो बदलाव जो लाया था वो हमने बुलडोज करके नहीं लाया था, वो चर्चा से, कंसेंसस से आया था। तब एक बिल और पास हुआ था, भूमि सुधार विधेयक, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म बिल जो है, वो बिल भी तब पास हुआ था। वो भी कंसेंसस के साथ पास हुआ था और किसानों को 4 गुना 5 गुना दाम उनके खेती के, अगर किसी चीज़ के लिए लेते हो आप, फैक्ट्री के लिए, किसी के लिए, तो उनको वो दाम मिलना चाहिए, 4 गुना 5 गुना मार्केट रेट का। ये अधिकार दिया था किसानों का। 1892 का एक्ट था, 1824 में उसमें अमेंडमेंट्स आई थी, और अभी तुरंत जो है वो 2013 में सोनिया जी, राहुल जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इनके विश्वास से वो बिल आया था। सबने कंसेंसस के, किसने ऑर्डिनेंस लाके उसको कैंसिल करने की कोशिश की? वो तो बिहार की जनता जागरूक है, उन्होंने चुनाव में हरा दिया, इसलिए चौथा ऑर्डिनेंस जो है निरस्त हो गया, वो अध्यादेश जो है निरस्त हो गया। अब ये वक़्फ़ में इन्होंने जो बदलाव लाए, मैं आपको मुँह ज़बानी बता दूँ, हिंदू मुस्लिम कराना तो इनको अब धंधा है ही, वो तो मेरा स्पष्ट आरोप है। अभी ये कहते हैं, इन्होंने कुछ आरोप किए कि विधवा, बाद में डिवोर्सी और अनाथ, इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। सेक्शन 3 और 4 देख लीजिए 2013 का, 1995 के एक्ट का, उसमें इनके वेलफेयर की बात की है। दिस ए क्वासी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है वक्फ, इट्स नॉट अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन लाइक ट्रस्ट। अभी उसमें उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जा नहीं सकते आप। 89 सबसेक्शन 3 एक्ट का देख लीजिए, हाईकोर्ट में आप जा सकते। इधर कहते हैं जा ही नहीं सकते, ट्रिब्यूनल फाइनल है, लेकिन फिर हाईकोर्ट में और ऊपर से कहते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी केसेस पेंडिंग है। और कुछ एक्ट बता दूं, मैं कुछ गलतियां इनकी बता दूं, जो झूठ है वो खोल दूं। अगर प्रभा जी, मैं आपको कह दूं कि प्रूव कि आप हिंदू है, पहले प्रूव करो, यू आर प्रैक्टिसिंग हिंदू, प्रूव करो, क्या ये ठीक है? उल्लंघन नहीं है आर्टिकल 14 का, जो कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं है ये। अगर कोई, मैं प्रभु राम को मानने वाला हूँ, हम तो क्षत्रिय लोग हैं, हम तो उनके वंशज मानते हैं खुद को। अगर राम मंदिर के न्यास पर किसी मुस्लिम को मेंबर बनाना है, क्या आप मानोगे? अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े रह के कहते हैं कि कोई गैर मुस्लिम उसमें मेंबर नहीं रहेगा। पीछे से किरण रिजिजू कहते हैं कि 12 हिंदू रहेंगे, 12 मेंबर्स, 22 में से 10 मुस्लिम रहेंगे। झूठ क्यों? आपको अगर सुधार लाना है तो लाइए ज़रूर। 2014 का इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, महाराष्ट्र का। इन्होंने कहा कि वक़्फ़ की ज़मीनों पे जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण हटाएंगे, वक़्फ़ को और स्ट्रांग करेंगे, एक्ट को। तो ये जो दोगलापन जो है बीजेपी का, ये सीधा दिखता है कि इन्हें हर बात में हिंदू मुसलमान करना है, सुधार नहीं करना है। ये देखना है, ये बोलते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा, प्रोस्पेक्टिव आएगा। तो ये वक़्फ़ की ज़मीन के बारे में बात है। दूसरे दिन दैनिक भास्कर में आता है कि 98% वक़्फ़ की लैंड अभी गवर्नमेंट की हो जाएगी। जो लैंड गवर्नमेंट की हो जाएगी उसमें रेट्रोस्पेक्टिव का इंपैक्ट क्या बोलेंगे? वक़्फ़ की लैंड ही नहीं है, ये तो अतिक्रमण था। और उसी दिन ऑर्गेनाइजर जो इनका माउथ पीस है आरएसएस का, उसमें लिख के आते 7 या 8 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है वो चर्च के पास है। अरे इन्होंने मठों को और मंदिरों को नहीं छोड़ा। कर्नाटक में मठों को एंडोमेंट एक डिपार्टमेंट है वहां पर, वो पैसे देते हैं उनको मठों को चलाने के लिए, उनके संचालन के लिए गवर्नमेंट। उसमें कमीशन मांगा इन लोगों ने। डिंगालेश्वर जी सबसे बड़े मठ के मठाधिपति है, उनसे मैं खुद व्यक्तिगत मिल के आया हूँ। कर्नाटक के चुनाव में मैं जब गया था वहां पर, उन्होंने कहा, उन्होंने खत लिख के दिया है कि हमसे कमीशन मांगते हैं। पे 40% कमीशन, वहां के सीएम का नाम हो गया था। बट आप पे ये भी आरोप, और अभी देखिए मंदिर, अभी मंदिर कहाँ, मंदिर बताने दो ना मुझे। इस महाराष्ट्र में एक मंत्री है चंद्रकांत जी पाटिल, उनके ऊपर आरोप है कि मंदिर की जमीन उन्होंने हथियाई है। तो सवाल धर्म का नहीं है, सवाल जमीन हड़प कर अपने दोस्तों को देने का है। इसलिए सुधार नहीं है, हिंदू मुस्लिम भी हो जाता है और दोस्तों को जमीन मिलती है, विन विन सिचुएशन है। आप पर भी, आपकी पार्टी पर भी इस तरह के आरोप हैं कि आप लोग चूंकि अपोजिशन में आज हैं, उसके बावजूद आपके पास अपने कोई मुद्दे नहीं हैं, ना विकास का मुद्दा है ना समानता का मुद्दा है। तो वक्त के भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम संप्रदायों से भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और बस आप लोग जो है एक तरह से चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं आपके पास, क्योंकि अपने कोई मुद्दे नहीं। तो इसे आप मुद्दा बना रहे हैं। मैंने आपके साथ तो तथ्यों पे बात की, और एक तथ्य बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवेंशन का कोई स्कोप नहीं था।
सेक्शन 96 और सेक्शन 97 दोनों अलाउ करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का। ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, तीनों मेंबर ट्राइब्यूनल के जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं। सवाल आपकी नीति और मंशा पे है। आज आप कांग्रेस को कितना भी दोष दे दो, हमारे पास नीति है, हमने कहा। अभी युवाओं की बात, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम लाई थी, 10,000 करोड़ का प्रावधान किया था कि नहीं किया था? अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उल्टा करते हैं पॉडकास्ट को। एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा है। ईडी के 193 केसेस विपक्ष पे हुए हैं, सिर्फ 2 प्रूव हुए, 1% कन्विक्शन रेट। तो आप आज मजा कर रहे हो, इतिहास बख्शेगा नहीं। इतिहास सारी चीज़ों का संज्ञान लेगा। जो सच था, जिसने अच्छा किया उसको शाबाश की वाहवाही मिलेगी, और जिसने गलत किया वो इतिहास में गलत ही। आज भी कोई शूर्पणखा और कैकेयी अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। और इस देश में नरेंद्र नाम जो है वो विवेकानंद से लगा हुआ है। उसे खराब करने का अधिकार मोदी जी को किसी ने दिया नहीं है। और एक सच्चाई और बता दूं मैं, पसमानदा मुस्लिम की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। यहाँ दलितों का कुछ नहीं कर पाए जो हिंदू में बचे हैं। विवेकानंद जी का एक कलेक्टिव कलेक्शन है, और ये मैंने नहीं, ये सुधीर चौधरी ने बताया है। इसलिए युवा जो है ज़्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि उनका ब्लैक एंड वाइट चलता था अब तक, जो बंद हो गया 2-3 दिन पहले। उन्होंने ये कहा है कि भारत में मुस्लिम धर्म का प्रसार तलवार पे नहीं हुआ है, क्योंकि बराबरी का अधिकार नहीं था, पानी भी सार्वजनिक पी नहीं सकते थे। इसलिए बराबरी के हक के लिए जो निचली जातियां है, कहा जाता है इनके सनातन बोलते हैं ना, इन लोगों ने किया हुआ है, वो जातियां इस्लाम में चली गई, सम्मान के लिए इस्लाम में चली गई। ये विवेकानंद जी ने कहा है, जिनका नाम नरेंद्र दत्त था। ये हम नहीं कह रहे, और ये मैं भी नहीं बता रहा हूँ, ये सुधीर चौधरी ने बताया। चलिए, एक अंतिम सवाल इस सेशन का मैं आपसे ले लूं। लाडली बहन योजना पर अपना वर्डिक्ट आप दे दें। देखिए, महिलाओं को मदद करना ही चाहिए। लाडली बहना जैसे स्कीम चुनाव में आपको सफलता तो दिला सकते हैं, लेकिन एक सर्वंकष विकास की जो बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के, तो उसका कदम तो पहला ये होता है कि पहले प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो और उसमें महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, इसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि बच्चे के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, लड़का होना चाहिए, 2 लड़की हुई फिर भी तीसरा बच्चा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। और जब शिक्षा देने की बात आती है तो बच्ची को घर में बिठाया जाता है छोटे बच्चों को संभालने के लिए। ये स्थितियाँ आज भी गाँव में, देहातों में है। तो उनको शिक्षा तक लाना, एक मजबूत सक्षम शिक्षा जो है वो देना ज़रूरी है। और मजबूत शिक्षा, सक्षम शिक्षा देने के बाद इक्वल पे वाली बात है। प्रभा जी, आज भी आप भी काम करते हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जो नसीबवान है, मैं जानता हूँ उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से, जिन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है। लेकिन पुरुष को तनख्वाह देते समय और महिलाओं को तनख्वाह देते समय आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, उसे दूर करना चाहिए। महिलाओं का काम करना, ये उसको एक सम्मान मिलना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाडली बहना से। आज लाडली बहना आपने कर लिया, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अलग अलग मंत्री जो है उनमें गैंगवार लगा है कि मेरे डिपार्टमेंट के पैसे छीन लिए। अब संजय सिरसाट जी का उदाहरण देता हूँ मैं, सामाजिक कल्याण विभाग है उनके पास, जो विभाग SC ST OBC के लोगों को, बच्चों को वजीफ़ा देती है, जिसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं, वो स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे। संजय गांधी निर्धार के महिलाओं को पिछले 5 महीने से पैसा नहीं मिला है, और बजट में पहले दिन तक, बजट आते तक 57% का खर्चा ही नहीं कर पाए थे। तो सारी विकास की प्रक्रिया को रोक कर अगर आप केवल लाडली बहना देते हो तो ये आपकी असफलता है। लाडली बहना ज़रूर देना चाहिए। फिर आपने उतने आय के स्रोत, महाराष्ट्र जैसा स्टेट विच इज़ 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड स्टिल इट हैज़ गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो। वहाँ पर अगर आप वित्तीय नियमन बराबर नहीं कर सकते, फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर नहीं कर सकते, तो ये महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश के लिए गलत खबर है। नहीं, बहुत अच्छी आपने एक बात और बहुत संजीदा विषय की तरफ आपने ध्यान भी लेके हमारा गए। डिस्क्रिमिनेशन तो ऑब्वियसली है, और इस बहुत बड़ी खाई में आज भी मानती हूँ जो है, जिसे भरने के लिए मुझे लगता है सारे
सामाजिक संगठनों को भी, राष्ट्रीय पार्टियों को भी, और जितने भी बाकी सेगमेंट में लोग काम कर रहे हैं, एक्टिवली इस दिशा में काम करना होगा और तभी एक बदलाव की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। आपने बड़ी बेबाकी से मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, आपने समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ हमारी इस चर्चा में जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।